नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छपरा नाव हादसे की। छपरा नाव हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 3 महिला के शव अब तक बरामद किए गए हैं, जिसमें डीएम अमन समीर ने 2 लोगों के शव के बरामद होने की पुष्टि की है। स्थानीय लोग 3 शव मिलने की बात कह रहे हैं। 6 लोगों को अभी तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी हादसे के बाद से 12 लोग अभी भी लापता हैं। डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। मांझी के मटियार के पास सरयू नदी में नाव पलट गई है। बताया जा रहा है कि दियारा से खेती करने के बाद ये सभी लोग वापस आ रहे थे और तभी अचानक से नाव पलट गई। हालांकि इस नाव पर कितने लोग सवार थे, एग्जैक्ट उनकी संख्या पता नहीं चल सकी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 3 महिला के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 6 लोग को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 12 लोग अभी भी लापता हैं। हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक नाव पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोग लापता है। आप देख सकते हैं कि यह नज़ारा इस घाट का। डीएम और एसपी तमाम लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ स्थानीय लोग भी आ रहे हैं पता करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या किस तरह के हालात है यहाँ पे। बताइए कि क्या आप लोग को जानकारी मिली है, हादसा हुआ कैसे, हादसा हुआ वो क्या बताया यहाँ पे? परोरा रोपने गए थे दियारा, तो उसमें 20 नाव में नाव डूब गई। परोरा सब लोग उधर परोरा उस पर होता है ना? हाँ, उस पर परोरा बुने गए थे लोग। तो उसी समय आ रहे थे। उस समय तो एक नाव पर कम से कम 17 आदमी थे। वही नाव बीचे में पलट गई और हादसा ये हो गया। को आदमी का बॉडी मिला है? 18 आदमी का। 18 आदमी लापता हुआ है। बॉडी कितने लोग? बॉडी कम से कम यही 5-6 आदमी का बॉडी मिला है। प्रशासन को जब सूचित किया गया तो लोग आए हैं, एसपी साहब भी आए हैं, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भी आए हैं। अभी क्या हालात है? जो अभी हालात मिले हैं 3 ठो शव मिला है अभी। हाँ, और एक आदमी का बहुत अभी सीरियस है, मैंने वो निकाला गया। हाँ, अभी निकाल लिया गया है। 9 आदमी का अभी पता नहीं है। मैंने अभी तक 9 लोगों के नाम आ चुके हैं जिनको लापता है। पता नहीं 9 लोगों के नाम मिल चुके हैं जो लोग लापता है। हाँ, नाम तो मिल गया है, लेकिन उन लोग की तलाश हो रही है। हाँ, तलाश हो रही है। तो आप लोग क्या मांग करेंगे प्रशासन से? अभी आप लोग? हम लोग तो प्रशासन से मांग करेंगे पहले उन लोगों का लाश का पता किया जाए। बिल्कुल। और उसके बाद ये समय थोड़ा दिक्कत हो और ये गरीब मजदूर किसान लोग हैं, इसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, वृद्ध लोग भी हैं। अपने मेरा नाम सुधाकर मिश्र हुआ। बिल्कुल, सुधाकर जी है जो सुबह से ही यहाँ पे जब से घटना हुई है तब से यहाँ लगे हुए हैं और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ देखने के लिए आए हैं कि आखिर हादसा क्या है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। डीएम और एसपी स्वयं घाट पर कैंप कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 3 लोगों की लाश अभी तक निकाली जा चुकी है और लगभग 17-18 लोग लापता है, जिसमें 9 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अब आप समझिए नाव हादसे होते क्यों हैं। दियारा इलाके में नाव हादसे सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है। नदी पार करके लोगों को आना जाना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में नाव ही आने जाने का इनके लिए जरिया होता है और नाव की कम संख्या होने की वजह से नाव पर ओवरलोड हो जाता है। संतुलन बिगड़ते ही नाव हादसे का शिकार हो जाता है। प्रशासन से ग्रामीण कई बार गुहार लगाते हैं। स्थानीय सांसद, विधायक से भी ग्रामीण शिकायत करते हैं। हर बार लोगों को पुल, सड़क का आश्वासन मिलता है, लेकिन सालों बाद भी लोगों के लिए नाव ही एकमात्र जरिया बच जाता है। हादसों के शिकार लोगों के परिजनों को मुआवजे का मरहम लगाया जरूर जाता है, लेकिन सड़क और पुल नहीं होने की वजह से ये लोगों की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है और हादसे फिर से हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में बालू माफिया का आतंक जारी है। पुलिस को सरेआम ठेंगा दिखाते हुए माफिया किस तरह अपनी धौंस दिखाते हैं, ये प्रदेश के कुछ जगहों से आई तस्वीरें बयां करती हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर पुलिस प्रशासन के लाख दावों के बावजूद माफिया बेखौफ क्यों है। बिहार में बालू माफिया किस कदर हावी है, कैसे खुलेआम खाकी को ठेंगा बालू माफिया दिखाते हैं और कैसे पुलिस को खदेड़ा जाता है, वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पटना से सटे भीटा के पथलौटिया घाट पर सोमवार को हुए 2 गुटों के खूनी संघर्ष को लेकर इस बार
पटना पुलिस ही नहीं बल्कि भोजपुर पुलिस भी मिलकर सोन नदी में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए उतर गई। पुलिस बालू घाट पर छापेमारी कर ही रही थी, पर पुलिस को देखते ही माफिया बिना डर पुलिस के सामने से रफूचक्कर हो गए। पुलिस के सामने ही बालू माफिया खुदाई करते भी दिखे थे और जैसे ही पुलिस नजदीक पहुंची तो नाव लेकर चलते बने। अब ये तस्वीर औरंगाबाद से आई है, जहां बालू माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस जवान को ट्रैक्टर से रौंद डाला गया। बदेम थाना इलाके में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश के दौरान माफिया ने जवान पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रामराज महतो की जान नहीं बचाई जा सकी। नवादा में भी बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। कादिरगंज थाना क्षेत्र के जमुआवा बालू घाट के पास पुलिस ने छापेमारी कर बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। मौके से 2 लोगों को अरेस्ट भी किया, जिसके बाद माफिया के लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। किसी तरह भागकर पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। लगातार बालू माफिया पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं, खाकी पर अपनी धौंस दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल कई हैं जिनके जवाब देने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। सवाल ये कि नदी में नाव से गश्ती के दावे का क्या हुआ? एसटीएफ की तैनाती आखिर क्यों नहीं की जा रही? रेगुलर पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती? कहां से मिल रहे बालू माफिया को हथियार? पुलिस के सामने से तस्कर कैसे भाग निकले? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में बालू माफिया बेखौफ क्यों है, आप इसको समझिए। नदी में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से होता है। लाख हिदायतों के बावजूद ये माफिया बालू खनन करते हैं। माफिया प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखाते हैं और माफिया के गुर्गे पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। बेरोक टोक बालू का खनन प्रशासन की नाक के नीचे चलता रहता है और ये हाल तब है जब पुलिस प्रशासन दियारा इलाकों में गश्ती का दावा करती है। नाव से पुलिस गश्ती का दावा करती है, हालांकि ये खोखला साबित हो रहा है। बालू घाटों पर चौकसी के लिए पुलिस चौकी बनाई गई है। एसटीएफ के गठन का दावा बार बार किया जाता है। आश्वासन के बावजूद पुलिस का रवैया ढुलमुल रहता है और इसके चलते ये बालू माफिया बेखौफ रहते हैं। और आप सोचिए कि ये पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 2024 के चुनाव से पहले बिहार में बेरोजगारी दूर करने के वादे पूरी करने की तैयारी जारी है। नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गुरुवार का दिन अहम रहने वाला है। करीब 1,20,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री सौंपने वाले हैं। योजना को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है, तो वहीं विपक्ष की ओर से शिक्षक बहाली पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वार पलटवार के बीच सरकार की ओर से सफाई भी दी जा रही है। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार के नियोजित शिक्षक अब बगैर इंडक्शन ट्रेनिंग के ही चयनित जिलों में जाकर नियुक्ति पत्र लेंगे। बिहार सरकार की पहल पर नियोजित शिक्षक स्कूलों में छठ के बाद सॉफ्टवेयर के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। आवंटित जिलों में ही पोस्टिंग के बाद योगदान होगा। हालांकि नए चयनित अभ्यर्थियों को 4 नवंबर से ट्रेनिंग लेनी होगी। बता दें कि 2 नवंबर को बिहार में कुल 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। बाकी जिलों में प्रभारी मंत्री नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे शिक्षकों को लेटर सौंपेंगे। हालांकि चुनावी साल में बिहार में शिक्षक बहाली सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप बैकडोर एंट्री का लगाया जा रहा है, तो सफाई जेडीयू की ओर से भी दी जा रही है कि बहाली में कोई गड़बड़ी नहीं है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी बिहार सरकार पर तंज कस रहे हैं। कितने नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिली, ये सवाल पूछ रहे हैं और सरकार की पोल पट्टी खोलने तक की बात कह रहे हैं। इस 1,25,000 में नए लोगों को कितनी नौकरी मिली और उन नए में बिहार के कितने हैं? ये पूरा जो एग्जाम है ये नई नौकरी का नहीं है। ये जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए कुछ लोगों को उसमें अपग्रेड किया जा रहा है और कुछ नए लोगों को नौकरी दी जा रही है। और आप लोग बिल्कुल मूर्ख वाला बात कर रहे हैं कि 1,25,000 आदमी को नौकरी मिल गया।
किस 1,25,000 आदमी को नौकरी मिला उसका सूची जरा जारी तो कीजिए। विरोधियों के आरोपों का जवाब आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया है। मनोज झा कहते हैं कि लोग तिनका ढूंढ रहे हैं, आलोचना से कुछ हासिल नहीं होगा। पीएम के 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ ये बताएं। एक बार प्रधानमंत्री जी से पूछें, 14 में आने के बाद 9 वर्षों में वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे नौकरी 2 करोड़। एक सवाल उनसे बनता है कि नहीं बनता है? अब तो 2 तारीख कल है, नियुक्ति पत्र बटेगा और किस आयोग में यह लिखा हुआ है, कहां से पढ़ के आ गए हैं, कहां से डिग्री लेके आ गए हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि कोई कार्यरत कर्मी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं दे सकता है, और देश के किस संविधान के हिस्से में लिखा हुआ है। शिक्षक बहाली का मुद्दा चुनावी साल में भले गर्म होता जा रहा हो, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच नए चयनित शिक्षक ज्वाइनिंग लेटर पाकर जरूर खुश होंगे। बिहार में लंबे वक्त से ये डिमांड हो रही थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। वो मांग अब जाकर साकार हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। इधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपना जापान दौरा पूरा कर वापस लौट आए हैं और कल वे पटना के गांधी मैदान में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में असल मुद्दा बेरोजगारी था, जिसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में दूर किया जा रहा है। हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, उसे पूरा कर रहे हैं और बिहार में हर क्षेत्र में बहाली हो रही है। काम की सियासत से सवालों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग बकवास करते हैं, हम काम करते हैं और बीजेपी के लोग तलवार बांटते हैं, जबकि हम लोग कलम बांटते हैं। ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, आप लोग देने के लिए जो प्रोग्राम बनाया, कैसे देखते हैं? ये तो खुशी की बात है ना। और जो असल मुद्दा था बेरोजगारी हटाने का, विशेष तौर पे हम लोगों की सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में आज तक किसी राज्य में जो है बहालियां नहीं हुई। 6 महीने के अंदर जो है आप समझिए लगभग जो है 2.25 लाख की बहाली निकाली गई थी। 1.25 लाख लोग जो है क्वालिफाई किए और दूसरी बहाली भी निकाल दी गई लगभग 1.25 लाख की। तो ये मामूली बात तो है नहीं। और इससे पहले भी जो है पुलिस वाला 70,000 का हुआ था, अब स्वास्थ्य विभाग का भी आएगा। तो इस तरह करके जो हम लोग कमिटमेंट जो किए थे उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। देखिए हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग बकवास करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, उस विषय पे कोई बात नहीं करेगा। भाजपा के लोग तलवार बांटते हैं, हम लोग कलम बांट रहे हैं। बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और क्या बोलेंगे, बहाली हुई है ना भाई, नौकरी मिल रहा है ना, वो मान रहे हैं ना इस बात को। तो कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो धांधली हुई है, उससे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो बिहार में शिक्षकों की नई नियुक्ति को समझिए। बिहार में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग थी। महागठबंधन सरकार ने 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का दावा किया था। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। सरकार 1,20,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देगी। बगैर इंडक्शन ट्रेनिंग के सीधे ये सभी ज्वाइन करेंगे। बिहार में शिक्षक भर्ती पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। हालांकि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। यूपी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार परीक्षा में पारदर्शिता का दावा करती है, लेकिन बीजेपी और विपक्ष की तरफ से लगातार धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति को रोजगार से जोड़कर अपना वादा पूरा करने की कोशिश के तौर पर सरकार लोगों के बीच में गिना रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों को सधे हुए अंदाज में जवाब दिया है। पटना में ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश कुमार ने इशारों में ही केंद्र सरकार पर हमला कर दिया। अपने कामकाज को लेकर खुद क्रेडिट नहीं लेने की बात कही तो अनाप शनाप बयानों से सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश होती है, ऐसा आरोप लगा दिया। नीतीश कुमार का बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्ष लगातार सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ हमलावर है। पटना में ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। सीएम ने कहा, हमने बेहतर काम किया है, प्रदेश में विकास के काम वादे के मुताबिक पूरे किए जा रहे हैं।
कोई क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वे अपने काम की क्रेडिट खुद नहीं लेते। कितना बढ़िया से काम करके तेजी से कर रहा है, वो सब ऐसी कोई बात नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, खूब मेहनत से काम करेगा। अब पहले कुछ बोलता था, आजकल बोलता है। आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बंड बोलो। अब पहले एक शब्द बोला था, जरा निकालिए पहले से। केंद्र सरकार का नाम लिए बगैर नीतीश ये भी कहते हैं कि सेंटर के कामकाज को ज्यादा, जबकि बिहार में हो रहे कामों को कम कर मीडिया में पेश किया जाता है, जबकि अंड बंड बोलने वालों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। देखा भाई, हमारा आइडिया है, तो ये सब बतवा तो छापे नहीं करिएगा, आई तो छपेगा। अंड बंड जो करते रहता है कि यही करते हैं खाली, वो कौन काम किया? तो हम लोग जितना कम्मा करते हैं, हम जो भी कुछ बोलते हैं तो आजकल कुछ कुछ छाप देता है, तो आजकल तो हम बोलना ही नहीं कुछ चाहते। नीतीश यूं ही नहीं, विरोधियों पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को फिर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें आनंद मोहन के कार्यक्रम में सीएम के जाने पर तंज कसा, सियासत में आनंद और खीर मोहन की मिठाई तक की बात की। ऐसे ही पोस्ट को लेकर नीतीश अपनी जुबान में अंड बंड बयान वाली बात कहते हैं। हालांकि मांझी के पोस्ट पर सियासत तेज है। जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि मांझी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी का संबंध हमारे नेता से बहुत पुराना रहा है। नीतीश कुमार जी ने उनको इतना सम्मान दिया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन झांसे में आकर चले गए भाजपा के साथ। अब पछता रहे होंगे। अब भाजपा के लोगों के दबाव में या अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए जीतन राम मांझी जी उटपटांग बयान देते रहते हैं, वरना नोटिस भी कौन लेगा। बात चाहे जो भी हो, नीतीश मंच से यह साफ संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने काम की पब्लिसिटी नहीं करते, मीडिया कवरेज में बने रहने के लिए कभी काम नहीं करते। समझने वाली बात यह है कि नीतीश बार बार अपने बयानों से विरोधियों पर वार करते हैं और निशाना सीधे केंद्र पर साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप क्रेडिट वाले नीतीश कुमार के बयान को समझिए। नीतीश कुमार किसी मंच से अपने कामकाज की तारीफ करने में पीछे नहीं रहते हैं। सरकार के किए कामों को तुरंत ही गिनाते हैं। नीतीश केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते हैं। नाम लिए बगैर बीजेपी पर नीतीश कुमार हमला करते हैं और खुद को प्रचार प्रसार से कोसों दूर बताते हैं। उनका कहना यह होता है कि काम उनकी तरफ से इतना किया जाता है, उतना वो प्रचार नहीं करते हैं। समझना यहाँ पर जरूरी ये भी है कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों की देरी है। नेता अपने अपने हिसाब से सियासत में लगातार जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे हैं। नीतीश कुमार की पहल पर ही बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी सभी विपक्षी दल कर रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी की शह पर बोलने वाले नेताओं को नीतीश कुमार संदेश भी देते रहे हैं। और एक बार फिर से खुले मंच से बिना नाम लिए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नेपाल से आ रही 50 लाख की चरस को बरामद किया है। कुचायकोट थाना पुलिस को यह सफलता यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट के पास गाड़ी जांच के दौरान मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। नेपाल से 50 लाख की चरस की खेप बिहार सहित कई दूसरे राज्यों में सप्लाई के लिए लाई गई थी। सूचना प्राप्त हो रही थी कि चरस की एक खेप नेपाल से NH-27 के रास्ते जाने वाली है। इस सूचना के सत्यापन में सघन वाहन जांच गठित किया गया था और इसी कार्रवाई में 12.5 किलो चरस बरामद हुआ है। साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये चरस डिस्कवर मोटरसाइकिल से प्राप्त हुआ है और जो गिरफ्तार लोग हैं उनके नाम है अवध कुमार यादव एवं राजेश यादव। ये लोग शीतल बरदाहा क्षेत्र के रहने वाले हैं। चरस की कुल कीमत 50 लाख रुपया अनुमानित की गई। और अब आप यूपी बिहार सीमा से नशे की खेप की जब्ती को समझिए।
गोपालगंज यूपी की सीमा से सटा हुआ जिला है, बॉर्डर इलाका है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। नशे के तस्कर बॉर्डर इलाकों में काफी ज्यादा सक्रिय हैं और सीमा पार से नशे की खेप लाई जाती है। पुलिस चेक पोस्ट रहने के बावजूद स्मगलिंग यहां पर जारी है। पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की तैनाती भी होती है। जितने भी सीमांत इलाके हैं वहां पुलिस की गश्ती का दावा भी किया जाता है। पुलिस माफिया पर नजर रखती है और ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से जितने भी माफिया हैं, बड़े बड़े माफिया, उन पर नजर रखी गई है। लेकिन बावजूद इसके नशे का अवैध धंधा लगातार जारी है। शराब की जगह नशे के दूसरे प्रकारों का सेवन भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में कई सारे जो नशीली पदार्थ हैं उनकी खेप